नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और कल के व्याख्यान में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी काल का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि कई घटनाएं ऐसी हुई और ख़ास तौर पर 1892 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, उदारवादियों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और यही वजह थी कि उग्रवादियों को ये कहने का मौका मिल गया कि जो उदारवादियों ने जो नीतियां अपनाई हैं वे संगत कार्य संगत नहीं हैं और ब्रिटिश शासन पे सीधा दबाव डालकर उससे अपनी बातें मनवानी चाहिए। और यही वजह है कि कांग्रेस में दो गुट उग्रवादियों और उदारवादियों के बन गए और अंत में विरोध इतना बढ़ा कि 1907 में सूरत के अधिवेशन में, सूरत कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस में विभाजन हो गया और उग्रवादी और उदारवादी गुट एक दूसरे से अलग हो गए। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। इसके समानांतर वे घटना थी कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला शिमला में, जो वायसराय थे भारत के, और उनसे मुसलमानों के लिए केंद्रीय व्यवस्थापिका, प्रांतीय परिषदों और स्थानीय निर्वाचन मंडलों में प्रतिनिधित्व की मांग की। और इसी के फलस्वरूप ये हुआ कि 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकाल उल मुल्क ने की और मुस्लिम लीग की एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना के पश्चात मुसलमानों का एक बड़ा खेमा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक हो गया। और फिर लीग को यद्यपि शुरुआती दौर में कुछ बहुत ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली, अगर 1919 और 1935 के भी अधिनियम के अनुसार जो चुनाव हुए उसमें लीग को कोई ख़ास उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली, लेकिन 1940 के बाद लीग मुसलमानों की एक प्रतिनिधि संस्था बन के उभरी। इसके कई ऐतिहासिक कारण थे, लेकिन जो बात समझने की है कि मुस्लिम लीग ने अपना उद्देश्य बताया कि वे मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना चाहती है और इसी हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने पर बल देने की नीति मुस्लिम लीग ने अपनाई। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश शासन का रुख नकारात्मक था, मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग की नीति की बात की और मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक अधिकार और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने की नीति अपनाई। अब इसी का परिणाम 1909 के भारत परिषद अधिनियम में देखने को मिलता है, जिसे हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम का मतलब ये है, जॉन मॉडले, जो पहला नाम है मार्ले, जॉन मॉडले उस जमाने में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और उनके दोनों के संयुक्त नाम की वजह से ही इसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया। और इसके पीछे एक पृष्ठभूमि और काम कर रही थी कि 1906 में ब्रिटेन की लिबरल पार्टी सत्ता में आई और वह भारत के संदर्भ में कुछ सुधार करना चाहती थी। अब मार्ले मिंटो अधिनियम में एक बड़ी बात ये की गई कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या और ख़ासतौर पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में जहाँ 16 ही सदस्य थे, वहाँ बढ़ाकर 60 सदस्य और 6 पदेन सदस्य रखे गए। उसमें 9 पदेन सदस्य रखे गए, 37 जिसमें 37 सरकारी होंगे और 32 गैर सरकारी होंगे और 32 गैर सरकारी में से 27 चुने हुए होंगे और 5 मनोनीत होंगे और 27 में से 8 जो सीटें हैं वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के रूप में स्थापित की गई। इसके अलावा बम्बई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा में सदस्यों की संख्या 50-50 कर दी गई प्रांतीय विधान परिषदों में, और पंजाब में 20, बर्मा में 30
और आसाम में कुल सदस्यों की संख्या प्रांतीय विधान परिषद में 30 रखी गई। इस हेतु से हमें ये समझना चाहिए कि ब्रिटिश शासन आने के बाद ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र या ब्रिटिश प्रांतों की संख्या बढ़ रही थी। उनमें निर्वाचित उनकी जो विधान परिषदें थी उनमें धीरे धीरे निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी और उनकी कुल संख्या भी बढ़ रही थी। और इस तरह से भारत में कमोबेश थोड़े बहुत रूप में एक प्रतिनिधियात्मक या संसदात्मक का की शासन प्रणाली का श्री गणेश हो रहा था। तो ये कहना कई बार हम लोग कहते हैं कि संसदात्मक प्रजातंत्र हमने क्यों अपनाया, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण जो कारण है कि आज़ादी से पहले हमें इस संसदात्मक प्रजातंत्र का अच्छा खासा अनुभव हो चुका था। कई बार ये सवाल उठता है कि संसदात्मक प्रजातंत्र भारत के लिए उपयुक्त क्यों है। इसकी जगह अमेरिकन शासन प्रणाली की तर्ज पर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्यों नहीं अपना सकते, जहाँ राष्ट्रपति ही सर्वसर्वा होता है। ये तो इसका ये जो सामान्य तर्क दिए जाते हैं वो पहला तर्क ये है कि एक ब्रिटिश शासन के दौरान हमें संसदात्मक प्रजातंत्र का एक अच्छा अनुभव हो चुका था। ये 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम में स्पष्ट था। और दूसरा, हम एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे कि जहां कार्यपालिका की शक्तियों पर रोक हो, और कार्यपालिका की शक्तियों पर रोक लगाने के लिए संसदात्मक प्रजातंत्र एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1919 का अधिनियम यद्यपि ये भारतीयों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा और इसने पृथक निर्वाचन मंडल, जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा, कि इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की नींव रखी। पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ ये है कि वहाँ जो मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थान है उसके लिए उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा, वोट देने वाला मतदाता भी मुस्लिम होगा। इसे पृथक निर्वाचन मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट का नाम दिया गया। साथ ही साथ और सेपरेट इलेक्टोरेट को प्रदान करके या पृथक निर्वाचन को प्रदान करके ही बेटे मुसलमानों और हिंदुओं में ब्रिटिश शासन में फूट डालो राज करो की नीतियों को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ व्यवस्थापिका 1909 के अधिनियम में व्यवस्थापिका के अधिकारों में वृद्धि की गई। उनको प्रश्न पूछने, आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने, उनको कुछ संशोधन करने और कुछ विषयों पर मतदान करने तथा प्रश्न पूछने के भी अधिकार दिए गए। और साथ ही साथ पहली बार ऐसा हुआ 1919 के भारत परिषद अधिनियम में, 1909 के भारत परिषद अधिनियम में, कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में है उसमें एक भारतीय की नियुक्ति करने पर की व्यवस्था की गई। और सत्येंद्र सिन्हा पहले भारतीय सदस्य बने जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने। और इस रूप में वो पहले विधिक सदस्य भी थे के रूप में मनोनीत हुए। तो इस रूप में जो 1909 का अधिनियम है महत्वपूर्ण है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को। बाद में 1932 में जब रेमजे मैकडोनल्ड ने बात की दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए, तो उस पर एक खासा विमर्श विकसित हुआ और आखिरकार दलितों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को 1909 के अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों पर लागू किया गया और ये द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत की नींव, जिसे अपन कहते हैं टू नेशन थ्योरी की नींव, इसी पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर रखी गई। और इसके ये एक्ट काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग की इस मांग को पूरा करने में सक्षम भी रहा कि मुसलमानों के लिए प्रांतीय विधान परिषदों, केंद्रीय व्यवस्थापिका और स्थानीय निर्वाचन मंडलों में उनको प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया जाए। तो ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। यद्यपि कांग्रेस इस अधिनियम के प्रस्तावों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी और साथ ही साथ उसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया।
तो इस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दो धाराओं में विभक्त हो रहा था। जब मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था होने का दावा मुस्लिम लीग कर रही थी, वहीं कांग्रेस समस्त भारतीयों की आम जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने की बात कर रही थी। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दो धाराएं विकसित हुई और एक धारा ने आगे चल के पृथक निर्वाचन के मंडल के आधार पर ही मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की।